हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का 5th लेक्चर हम लोग करेंगे। 5वां लेक्चर होगा, जिसमें 4th लेक्चर में हम लोग बहुत सारा बात को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और आप नहीं देखे हैं 4th लेक्चर तक तो 1, 2, 3, 4 लेक्चर आप जा करके ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखने से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ आपको अच्छा से थोड़ा सा समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसलिए पिछला वीडियो को ज़रूर जा करके देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक है एंजाइम कैटलिस्ट। क्या है हम लोग का टॉपिक? आज हम लोग का टॉपिक है एंजाइम कैटलिस्ट। अभी समझते हैं कि हम लोग की एंजाइम कैटलिस्ट हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग कैटलिस्ट समझ चुके हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया का रेट को क्या करता है, वो या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है, या फिर हम लोग एक शब्द में उसको क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग को क्या करता है, ये परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर था आपका? उसी पे हम लोग और 2 प्रकार का पढ़े थे, नेगेटिव कैटलिस्ट और पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में। जहां हम लोग को नेगेटिव कैटलिस्ट बता रहा था कि ये क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट को क्या करता है, घटा देता है, और पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन का रेट को बढ़ा देता है। तो फर्दर वैसा ही है ये कैटलिस्ट, उसी तक प्रकार का है। अगला हम लोग का ये टाइप है कैटलिस्ट का, कौन सा? एंजाइम कैटलिस्ट। अब ये एंजाइम कैटलिस्ट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइम कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है वो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है ये? अगर आपसे पूछेगा कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको कि ये जो है नाइट्रोजन युक्त जो है कार्बनिक यौगिक है, जो जीवित पौधों, मतलब क्या, उसके बाद है हम लोग का क्या कि जंतुओं द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको उत्पन्न करते हैं। 2 चीज़ें यहाँ ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीज़ से हम लोग इसको उत्पन्न करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट को। एंजाइम कैटलिस्ट को हम लोग उत्पन्न करते हैं जीवित पौधा और जंतु से, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान में रखेगा, यहाँ आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है क्या कि अगर आपसे पूछे, पहला सवाल आपके सामने आपका जवाब होगा कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, आपका पहला जवाब होगा उसका क्या, आप उसको आंसर देंगे क्या कि नाइट्रोजन युक्त ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। पूछेगा कहाँ ये पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये जीवित पौधा एवं जंतु में पाया जाता है। मतलब ये कि जिसमें जान होगा, मतलब जिसमें जान प्राण होगा, उसमें क्या पाया जाएगा, एंजाइम कैटलिस्ट पाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट, अगला पॉइंट है कि वास्तव में ये उच्च द्रव्यमान वाले प्रोटीन होते हैं। ये भी सवाल आपका कई बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता है कि एंजाइम जो है होते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है सवाल कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं? तो यहाँ से आपका आंसर क्या होना चाहिए, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आपका पहला सवाल क्या कि एंजाइम कैटलिस्ट किसको कहते हैं, ये क्या पूछेगा, एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। पूछेगा कि एंजाइम कैटलिस्ट जो है, सीधा आपको अगर एक शब्द में पूछेगा कि एंजाइम क्या होता है, तो हम लोग क्या देंगे, उसका आंसर बोलेंगे कि प्रोटीन है, ठीक है, जो जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। हाँ भैया, कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है। कोलाइडी विलयन हम लोग किसको कहते हैं, इसी में हम लोग और ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना, आगे है हम लोग का कोलाइडी विलयन क्या होता है, ठीक है। अगला है हम लोग का टॉपिक क्या है कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है कि एंजाइम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? तो एंजाइम का डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे कि एंजाइम जो है वह प्रोटीन है जो जैव पद्धति में अभिक्रिया को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। यहाँ से आपको एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि उत्प्रेरित का मतलब क्या होता है। उत्प्रेरित करना मतलब होता है किसी को, मतलब प्रेरित करना, किसी चीज कोई काम करने के लिए, कोई काम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रेरित करते हैं, मतलब उसको सहानुभूति देते हैं। क्या उसको कहते हैं, या तो हम लोग कहते हैं कि एनर्जी देते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रेरित करना। प्रेरित करके क्या, अगर कोई नहीं काम कर रहा है, कोई काम को नहीं कर रहा, उसको हम लोग प्रेरित नहीं, प्रेरणा जगाते हैं उसके अंदर में, ताकि वो काम को क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से कर सके, ठीक है। तो यहाँ क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित करने का मतलब ये है कि ये क्या करता है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड जाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? एंजाइम कैटलिस्ट। मतलब ये कि ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड ले जाने में क्या करता है, ले जाने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। मतलब ये कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने में क्या करता है, ये मदद करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है हम लोग का कि इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है ये आपको बता रहे हैं। ये किसका फॉर्मूला है, ये शुगर का फॉर्मूला है, मतलब जिसको आप चीनी कहते हैं। जब चीनी का हम लोग जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। क्या क्या बनाता है, जब हम लोग चीनी का जल अपघटन कराते हैं तो बनाता है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। लेकिन इस चीनी को जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करने वाला कैटलिस्ट कौन है, मतलब कैटलिस्ट कौन है कि कौन इसको, कौन सा उत्प्रेरक लेंगे जो कि किसी भी
भी चीनी को हम लोग चीनी को क्या करेगा, वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देगा। तो याद रखेंगे यहाँ इन्वर्टेज कैटलिस्ट, क्या याद रखेंगे यहाँ इन्वर्टेज। जब हम लोग इन्वर्टेज कैटलिस्ट लेंगे और चीनी का जल अपघटन जब हम लोग कराते हैं तो वो चीनी को किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो यहाँ क्या ध्यान में रखेंगे, चीनी को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कौन चेंज करता है, कौन सा उत्प्रेरक, तो हम लोग उसका जवाब देंगे क्या कि इन्वर्टेज। ठीक है, दूसरा है हम लोग का कि जाइमेज, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जाइमेज। ठीक है, काफी ज्यादा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ग्लूकोज को जो है इथाइल अल्कोहल में चेंज करने वाला, इथाइल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कैटलिस्ट का नाम क्या है। क्या सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कैटलिस्ट ग्लूकोज को क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देता है। तो हम लोग याद रखेंगे वो कौन सा कैटलिस्ट है, जाइमेज। याद रहेगा क्या, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में चेंज करने वाला कैटलिस्ट का नाम क्या है, एंजाइम, वो है जाइमेज। याद रहेगा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, इन्वर्टेज, और इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, जाइमेज पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का तीसरा एग्जांपल है इसका कि एंजाइम डाइस्टेज, ये भी कि एक प्रकार का क्या है, कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट है। जब हम लोग डाइस्टेज कैटलिस्ट लेते हैं तो कब लेते हैं हम लोग, जब क्या करते हैं इसको, ये स्टार्च है, ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये स्टार्च का फॉर्मूला, ये क्या, जब हम लोग स्टार्च का क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, डाइस्टेज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है, चीनी में इसको परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है इसको, चीनी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला है हम लोग का एग्जाम्पल, अगला है हम लोग का कैटलिस्ट, वो है माल्टेज। मतलब माल्टेज जो होता है कैटलिस्ट, उसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो उसका यूज करते हैं अगर आप चीनी लिए हो और चीनी का जल अपघटन करा रहे हैं, और कौन सा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, माल्टेज के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो वो क्या करता है, 2 मोल ग्लूकोज बनाता है। अगर आप इस जगह पे इन्वर्टेज अगर लेते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण करेगा, लेकिन अगर आप माल्टेज लेते हैं तो आपका क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बनाएगा, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान में रहेगा, अगर माल्टेज लेंगे तो क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इस जगह पे इन्वर्टेज अगर लेते हैं तो इन्वर्टेज कैटलिस्ट अगर लेते हैं तो वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज करता है। ठीक है, अगला है हम लोगों का यूरिएज, कैटलिस्ट का नाम है क्या, अगला यूरिएज। यूरिएज क्या करता है, यूरिया को अमोनिया में चेंज करता है। किसको, ये यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। इसका जब हम लोग जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, यूरिएज के प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, ये अमोनिया का निर्माण करता है। तो ध्यान में रखना है कि यहाँ से सवाल पूछेगा कि यूरिया को जो है अमोनिया में चेंज करने वाला कैटलिस्ट का नाम बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे, यूरिएज होता है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ गए। अगला है हम लोग का, अगला भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल काफी ज्यादा पूछा जाता है कि दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस जो है दही में क्या करता है, किण्वन अभिक्रिया करता है। तो ध्यान में रखेंगे, दूध को जब हम लोग दही में परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, दूध को जब दही में परिवर्तन करते हैं, इन जनरली गांव वाली भाषा में बोला जाता है, उसको जब दूध में जोरन डालते हैं तो वो क्या होता है, दही में परिवर्तित होता है। वो जो जोरन डालने के बाद जो उसमें प्रतिक्रिया होता है, वो प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, किण्वन कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान में क्या रखना है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला कैटलिस्ट का नाम क्या है, तो वहां क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टोबैसिलस। क्या बोलेंगे हम लोग, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम होता है दूध को किस में परिवर्तित कर देना, दही में परिवर्तित कर देना। ध्यान में रहेगा क्या, यहां से ध्यान में रखे हैं कि दूध को दही में जो दूध का दही में परिवर्तन जो अभिक्रिया क्या कहलाता है, तो यहां ध्यान में रखेंगे फर्मेंटेशन कहलाता है, मतलब किण्वन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर होगा यहां तक। चलिए अगला है हम लोग का टॉपिक, नेचर ऑफ एंजाइम। मतलब ये कि नेचर का प्रकृति कैसा कैसा होता है, नेचर कैसा कैसा होता है इसका। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। अब पहला पॉइंट हम पहले ही समझ चुके हैं कि ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। क्या होता है, एंजाइम एक प्रोटीन होता है। ये पॉइंट में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ये विशिष्ट अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। मतलब ये एक ऐसा कैटलिस्ट है, एंजाइम कैटलिस्ट, ये क्या करता है, कोई विशेष प्रकार का अभिक्रिया को क्या करता है, विशेष प्रकार का अभिक्रिया में हम लोग को इसको यूज करना होता है। सब अभिक्रिया में हम लोग एंजाइम कैटलिस्ट का यूज नहीं करते हैं, इन जनरल नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए किस चीज का यूज करते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हम लोग का, अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये कि अगर आप एंजाइम कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी विशेष वातावरण का इसको कोई जरूरत नहीं होता है।
वातावरण कैसा है आस पड़ोस का, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का चौथा है कि एंजाइम की विमा मतलब डायमेंशन कोलाइडी रेंज की होती है। मतलब ये इसका डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि एंजाइम का जो होता है पार्टिकल का जो साइज होगा, आकार जो होगा, वो किसके आकार के लगभग होगा, कोलाइडी कण का आकार के लगभग बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला है कि एंजाइम अणुओं की पृष्ठ पर छिद्र कैविटी होते हैं। मतलब एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है उसके छिद्र, उसके जो सरफेस होते हैं, उसके सरफेस पर क्या होता है, ढेर सारा इधर एक विशेष प्रकार का जो है छिद्र पाया जाता है। ठीक है, जिसकी अभिलक्षणिक आकार होती है। मतलब एक विशेष प्रकार का आकार होता है कि कुछ में ऐसे होता है। ठीक है, जैसे हम लोग एंजाइम बना लें कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये विशेष प्रकार का क्या होता है, इसमें छिद्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एंजाइम में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला है हम लोग का कि ये जो एंजाइम कैटलिस्ट जो हम लोग यूज में लाते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे कैसे करता है, मतलब इसका क्रियाविधि क्या क्या होता है। इसका क्रियाविधि को हम लोग समझते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैटलाइसिस, है ना, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइसिस। मतलब कि ये जो एंजाइम हम लोग डाले, जैसे दूध में ही हम लोग डाले एंजाइम को, एंजाइम कैटलिस्ट को दूध में डालने के बाद जो है ये कैसे कैसे क्रिया करता है, तो उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ये हम लोग इसको समझते हैं। जैसे पहला, एंजाइम के कोलाइडी कणों के पृष्ठ पर उपस्थित छिद्र विशिष्ट आकृति के होते हैं। मतलब कि एंजाइम कैटलिस्ट जो होता है, एंजाइम कैटलिस्ट का जो सरफेस होता है उसका जो है सरफेस पर के जो है एक विशेष प्रकार के छिद्र पाया जाता है। मतलब एक शेप और साइज वाला उसमें प्रेजेंट होता है, ताकि अभिकारक मॉलिक्यूल जो है आसानी से फिट हो सके। जिस प्रकार आप देखे होंगे ताला और चाबी, देखे हैं क्या कि एक ताला में जो है जस्ट लाइक मतलब चाबी का हर ताला का क्या होता है, एक पर्टिकुलर आकार होता है। ठीक है, उसी चाबी से वो क्या होगा, लॉक खुलेगा। सेम होता है यहाँ किसके में, एंजाइम कैटलिस्ट में भी होता है। सेम प्रकार का यहाँ क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। हाँ, इसमें सक्रिय ग्रुप, इसमें मतलब सक्रिय ग्रुप जो है लगभग अक्सर पाया जाता है NH3SH, इसको थाइल अल्कोहल बोला जाता है ना, और ये अल्कोहल होते हैं। ये सक्रिय केंद्र है। ठीक है, इन विशिष्ट छिद्र में अभिकारक अणु फिट हो जाते हैं। अभिकारक अणु कैसे फिट होते हैं, जैसे ताला एवं चाबी। जैसा कि आप ताला में एक चाबी को हम लोग फिट करते हैं, हर चाबी के लिए, हर ताला के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर चाबी का हम लोग को जरूरत होता है। और जैसे ही हम लोग हर ताला में जो है हर चाबी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहां भी क्या होता है, एक विशेष प्रकार का, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हम इसमें क्या होता है, सपोज दैट मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, एंजाइम है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, एंजाइम। हाँ, अब इस पर जो अभिकारक अणु जो जुड़ेगा, वो अभिकारक अणु का देखिए क्या किस प्रकार का होगा, अभिकारक अणु का कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें आसानी से फिट हो सकता है। ये हम लोग का क्या है, ये है एंजाइम और ये है हम लोग का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आसानी से फिट हो जाए, इस तरह का इसमें शेप पाया जाता है। किसमें, विशेष प्रकार का ये छिद्र पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका एंजाइम कैटलिस्ट में। यहां तक क्लियर हुआ। अब समझते हैं इसका कि हम लोग का इसका ये क्रियाविधि काम कैसे कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप दो स्टेप में बांटा गया है इसको, दो स्टेप में ये रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में क्या करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, पहला स्टेप में क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, एंजाइम कैटलिस्ट के साथ अभिक्रिया करता है। ये एस कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है सबस्ट्रेट। क्या कहने का मतलब है इसका मतलब होता है सबस्ट्रेट। ठीक है, और ये जो ई लिखा हुआ है हम लोग का एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है। अब ये एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करता है और एक क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कंपाउंड, और इसको बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इसको इंटरमीडिएट। ये बनता है, क्या बनता है, ये इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला प्रोडक्ट बनता है। और फिर से ये सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये जो हम लोग का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो हम लोग का इंटरमीडिएट बनता है, ये क्या होता है, रीअरेंज होता है। क्या होता है, ये रीअरेंज होना का क्या मतलब होता है। अब हम लोग देखें, जब प्रोडक्ट हम लोग का बन रहा है तो प्रोडक्ट में एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि कोई कैटलिस्ट जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में रह नहीं सकता, वो उसके साथ में नहीं रख सकता। क्या होगा, क्या वो अलग होगा, जी हाँ अलग होगा। कौन अलग होगा, यहाँ जो हम लोग कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। और रीअरेंजमेंट होकर के ये क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और ये कैटलिस्ट जो है फर्दर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है।
तो दो स्टेप में रिएक्शन होता है, यहां ध्यान में रखेंगे दो स्टेप में कैसे रिएक्शन होता है। पहले क्या करता है, सबस्ट्रेट क्या करता है, एंजाइम के साथ में रिएक्शन करता है, एंजाइम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये बनाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं या तो सक्रिय, आप बोलिए सक्रिय संकर बोलिए, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको हम लोग तीसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट बनता है। और ये इंटरमीडिएट जो बनता है ये रीअरेंज होता है। रीअरेंज मतलब होता है ये पुनः व्यवस्थित होता है, और पुनः व्यवस्थित होकर के क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है, और फाइनली कैटलिस्ट जो है, एंजाइम कैटलिस्ट जो हम लोग यूज में ले आते हैं वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का कोलॉइडल सिस्टम। क्या है हम लोग का कोलॉइडल सिस्टम, इसके बारे में विशेष तरीके से समझना पड़ेगा कि कोलॉइडल सिस्टम क्या होता है, कोलॉइडल विलयन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोलॉइडल सिस्टम होता क्या है। इन जनरल हम आपको समझाते हैं। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं, और सॉल्यूशन हम जो बनता है उसमें हम लोग एक चीज़ तो जानते हैं कि एक पहला चीज़ हम लोग को लेना होता है इसमें सॉल्यूट, और दूसरा लेना होता है इसमें सॉल्वेंट। क्या क्या लेना होता है, एक तो लेना होता है हम लोग को सॉल्यूट, और दूसरा लेना होता है इसमें सॉल्वेंट लेना होता है। जब हम लोग सॉल्यूट को क्या करते हैं, सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व कराते हैं, मतलब मिलाते हैं, घुलाते हैं, तो उससे क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्यूशन बनता है। और सेम चीज जो है यहाँ भी होता है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग, लेस अमाउंट में लेते हैं, कौन, सॉल्यूट को, काफी लेस अमाउंट में, बहुत थोड़ा अमाउंट में, और इसको लेते हैं काफी ज्यादा मात्रा में लेते हैं, मतलब मेजर लेते हैं इसको हम लोग, या फिर लार्जर लेते हैं। लार्जर अमाउंट में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट को लेते हैं, और इसको मिक्स अप करते हैं। मिक्स करने के बाद जो है हम लोग को एक प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है, और एक प्रकार का सॉल्यूशन मिलता है, और इस सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ बांट करके पढ़े हैं। क्या ये जो हम लोग यहाँ सॉल्यूट ले रहे हैं और सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो यही शब्द जो है यहाँ कोलॉइडल विलयन में जो है, कोलॉइडल सिस्टम में जो है बदल करके आएगा। इस सॉल्यूट का कहते हैं हम लोग यहाँ डिस्पर्स फेज, और इस सॉल्वेंट को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। जैसे हम लोग की पहला है कि कोलॉइडल सिस्टम में दो फेज होगा, एक तो पहला होगा हम लोग का क्या, परिक्षिप्त प्रावस्था, इसको हिंदी में बोला जाता है। हिंदी थोड़ा सा कठिन है ना, आपको क्या करना है, थोड़ा सा अंग्रेजी में ध्यान देना है, अंग्रेजी को थोड़ा सा अच्छा से ध्यान में रखना है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिस्पर्स फेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, डिस्पर्स फेज पढ़ेंगे। इसमें दो फेज होगा, एक तो होगा डिस्पर्स फेज, और दूसरा होगा हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम। क्या क्या होगा, एक होगा डिस्पर्स फेज, और दूसरा क्या होगा हम लोग का, डिस्पर्सन मीडियम होगा। अब ये डिस्पर्स फेज को ही बोला जाता है सॉल्यूट। क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम को बोला जाता है सॉल्वेंट। अब यहां से आपका एक चीज तो दिमाग से का दही मतलब बन गया होगा, या फिर क्लियर हो गया होगा, दिमाग का बत्ती जल गया होगा। यहां आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अच्छा, अगर आप ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर आप हमको कह रहे हैं, तो एक चीज तो हमारे दिमाग में बत्ती जल गया, वो ये कि सॉल्वेंट हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट का जो मात्रा होता है हम लोग हमेशा ज्यादा लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, सॉल्वेंट का मात्रा हमेशा ज्यादा लेते हैं, और सॉल्यूट का मात्रा क्या लेते हैं, कम लेते हैं। मतलब ये कि कोई कोलॉइडल विलयन बना हुआ है, कोई क्या है, कोई कोलॉइडल विलयन बना हुआ है, अगर वो कोलॉइडल विलयन में अगर बात करें कि कौन डिस्पर्स फेज होगा और कौन डिस्पर्सन मीडियम होगा, तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जो कम अमाउंट में होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्स फेज कहेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्स फेज बोलते हैं, और जिसमें घुलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। उसी को लिखे हुए हैं कि कोलॉइडल तंत्र, कोलॉइडल सिस्टम में विलयशील पदार्थ मतलब घुलनशील पदार्थ के कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स फेज कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। और ये जो है, यह प्रावस्था असतत होती है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस कहने का ये मतलब है कि कंप्लीट सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन में आपको जो है थ्रू आउट हर जगह जो है एक जैसा नहीं पाया जाएगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। ठीक है, दूसरा है हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम, कि हम लोग डिस्पर्सन मीडियम किसको कहते हैं, यहाँ ध्यान सेम चीज ध्यान में रखेंगे, जो कम अमाउंट में उपस्थित होगा उसको जो, या फिर जो विलयशील पदार्थ होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्पर्स फेज कहेंगे, और ज्यादा मात्रा में जो कोलॉइडल सिस्टम में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्पर्सन मीडियम कह देंगे। ये क्लियर हो गया दोनों शब्द। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। अब ये तो हम लोग पढ़ लिए कि कोलॉइडल सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफाइड करने का मतलब ये है कि हम लोग इस कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, बांटते हैं कि कितना टाइप का होता है, कौन कौन टाइप होता है, और किस आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम का मतलब क्या, परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सन मीडियम की प्रकृति के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। पहला देखते हैं कि अगर डिस्पर्सन मीडियम अगर हम लोग अलग अलग ले, अगर मतलब डिस्पर्सन मीडियम को अगर बदल करके ले, तो फिर कोलॉइडल सिस्टम कितना प्रकार का होगा।
फिर से सुनिए बात को कि अगर हम लोग डिस्पर्सन मीडियम मतलब कि सॉल्वेंट जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट का प्रकार का लें, मतलब अलग अलग प्रकार का लें, तो फिर हम लोग के पास में कोलॉइडल सिस्टम कौन कौन सा बनेगा, कौन कौन सा कोलॉइडल सिस्टम होगा। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग ले रहे हैं कि एरोसोल। पहला हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरोसोल। इसमें परिक्षेपण माध्यम मतलब डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, एयर होता है। मतलब ये कि अगर आप डिस्पर्सन मीडियम कहने का मतलब ये है कि अगर आप सॉल्वेंट के रूप में मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर आप एयर लेते हैं तो उससे जो आपका कोलॉइडल सिस्टम बनेगा वो बनेगा एरोसोल। क्या बनेगा, समझिए फिर से बात को। अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन अभी बना रहे थे और सॉल्यूशन में क्या ले रहे थे, सॉल्वेंट क्या ले रहे थे, ज्यादा ले रहे थे। अब ये जो सॉल्वेंट का बात कर रहे हैं और इसमें जिसको हम लोग घुला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट कह रहे थे। यही बोल रहे थे क्या, एक तो हम लोग का क्या था, सॉल्वेंट था और दूसरा क्या था, सॉल्यूट था। और इसको क्या कर रहे थे, सॉल्यूट को इसमें हम लोग डिसॉल्व करा दे रहे थे। ठीक है, इसमें डिसॉल्व करा दिए हम लोग। अब हम लोग अभी हम लोग बांट जो रहे हैं वो सॉल्वेंट के आधार पर बांट रहे हैं कि ये जो आप सॉल्वेंट लिए हुए हैं वो क्या लिए हुए हैं। यही कह रहा है कि अगर आप एयर लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, अगर आप एयर लिए हुए हैं, अगर आप एयर लिए हुए हैं तो उससे जो आपका जो बनेगा कोलॉइडल विलयन वो बनेगा, कोलॉइडल सिस्टम क्या बनेगा, वो बनेगा एरोसोल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। दूसरा है हम लोग का हाइड्रोसोल। हाइड्रो मतलब जानते हैं वाटर, अरे समझ में आ रहा है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर है। ऐसे हम लोग वाटर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा सर वाटर आया तो इसको क्या होना चाहिए, वाटर सोल बोलना चाहिए, नहीं, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोसोल, हाइड्रो बोलते हैं। हाइड्रो और इससे जो बनेगा, अगर आप क्या ले रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम आप क्या ले रहे हैं, डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर ले रहे हैं तो उसको हम वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वाटर को बोलते हैं हम लोग हाइड्रो। और हाइड्रो से जो बनेगा हम लोग का सोल, हाइड्रो से बनेगा जो हम लोग को कोलॉइडल विलयन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग हाइड्रोसोल कहेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ कि अगर एयर लेते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम तो हम लोग उसका क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा। अगर डिस्पर्सन मीडियम आप अगर जल लेते हैं मतलब वाटर लेते हैं तो उससे बनेगा हाइड्रोसोल। अगर आप एल्कोहल लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम तो उससे जो बनेगा हम लोग का कोलॉइडल सिस्टम वो बनेगा एल्कोसोल। लेकिन अगर आप बेंजीन ले लेते हैं, बेंजीन मतलब समझते हैं ना, बेंजीन का सूत्र तो सबको याद होगा। वो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। अगर आप बेंजीन लेते हैं तो बेंजीन अगर लेते हैं तो इसमें क्या होगा, इसका जो कोलॉइडल सिस्टम जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, बेंजोसोल। यहां ध्यान में रखेंगे, सवाल पूछा जाता है यदि आप डिस्पर्सन मीडियम एयर ले रहे हैं तो कौन सा आपका बनेगा, ये कोलॉइडल सिस्टम होगा, तो हम लोग कहेंगे एरोसोल। और जल ले रहे हैं तो कहेंगे हाइड्रोसोल। अल्कोहल ले रहे हैं तो क्या होगा, एल्कोसोल। अगर आपको बेंजीन बोलेगा कि बेंजीन अगर डिस्पर्सन मीडियम ले रहे हैं तो क्या बनेगा, उससे बेंजोसोल बनेगा। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब है हम लोग का मेन टॉपिक आ चुका है। मेन टॉपिक क्या है, अब हम लोग समझते हैं कि कोलॉइडल विलयन के बारे में, कोलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले कौन बताया था। ठीक है, ये जो हम लोग कोलॉइडल विलयन, कोलॉइडल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब किसी सॉल्यूट को मतलब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स अप कर दे रहे हैं। अब ये मिक्स अप करने के बाद जो है हम लोग के पास जो कोलॉइडल विलयन बनता है, कोलॉइडल सिस्टम बनता है, इसके बारे में सबसे पहले कौन बताया था। तो यहां समझिए सबसे पहले कौन बताया था, इसको ध्यान में रखेंगे, थॉमस ग्राम्स। कौन किया था, थॉमस ग्राम्स ने किया था। और कब इसके बारे में चर्चा किया था, ये 1861 ईस्वी में। और ये कैसे बताया, ये क्या किया, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने का मतलब है इसमें ढेर सारा तर्क वितर्क किया, विश्लेषण किया, इसके बारे में जाना समझा बुझा। कौन, थॉमस ग्राम्स। ये क्या किया, थॉमस ग्राम इसके बारे में जाना बुझा सब कुछ किया। और कब, 1861 ईस्वी में। करने के बाद ये जो क्या बोला शब्द, ये बोला कि कोई अगर घुलनशील पदार्थ है, मतलब कि वैसा पदार्थ जो डिस्पर्सन मीडियम में घुल जाता है। घुलने से क्या, घुलने वाला पदार्थ क्या लेते हैं, नमक। क्या नमक को घुलाएंगे हम लोग को, घुलेगा नहीं क्या, नमक चीनी यूरिया। जब हम लोग इसको घुलाते हैं तो घुलाने से जो हम लोग के पास में सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन जंतु या वनस्पति झिल्ली से शीघ्र विसरित हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा सा पता नहीं होगा। जंतु या वनस्पति झिल्ली से क्या होता है, शीघ्र विसरित हो जाता है। जंतु या इसको एनिमल का क्या बोलते हैं, इसको मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों का, जंतु या वनस्पति झिल्ली का, झिल्ली होता क्या है, इससे विसरित होने का क्या मतलब है। जंतु या इसका जो झिल्ली होता है, एक प्रकार कोई प्रकार का अगर झिल्ली का बात करें तो उसमें क्या होता है, ढेर सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। अगर आप सॉल्यूशन में पढ़े होंगे तो सॉल्यूशन में आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसमें हम बताए हुए थे कि उसमें क्या होता है, एक झिल्ली मतलब ऐसा चीज होता है, उसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। इन जनरल आप देख लीजिए कि आपका जो स्किन है, आपके स्किन में ढेर सारा हेयर्स आया हुआ है, यही है ना, ढेर सारा हेयर्स आया हुआ है। तो उसका कहाँ है वो, उस जगह पे जहां जहां आपका हेयर है वहां ढेर सारा लाखों करोड़ों छिद्र है। ठीक है, जिसके कारण आपका क्या होता है, शरीर से क्या होता है, जिसके कारण आपका शरीर से
वाटर क्या होता है, गर्मी के सीजन में काफी ज्यादा निकलता है, जिसको आप कहते हैं क्या, पसीना। ठीक है, पसीना कहां से निकलता है, आपके बॉडी के छिद्र से निकलता है। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। अगला है हम लोगों का शीघ्र विसरित हो जाते हैं। शीघ्र विसरित होने का मतलब है कि आप विसरण का घटना एक आपके बारे में समझना पड़ेगा कि विसरण का घटना क्या होता है। विसरण होता है आपका, जैसे आप गए, सपोज दैट आप निकले, ठीक है, और साइकिल से जा रहे हैं और आधे रास्ते में आपका अगर साइकिल पंचर हो जाता है, तो साइकिल पंचर होने के बाद आप करते क्या है, साइकिल पंचर होने के बाद हम लोग जाते हैं मिस्त्री के पास में, मिस्त्री के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं भैया टायर हम लोग का खोलिए और पंचर बना दीजिए और 10 रुपया हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां क्या होता है, पहले क्या करता है वो मिस्त्री, पहले उसमें ट्यूब में हवा भरता है, ट्यूब में हवा भरने के बाद उसको क्या करता है, वो पानी में डुबाता है। ये करता है क्या, पानी में उसको डुबोता है, और जहां भी देखता है कि छिद्र है वहां से क्या होता है, एयर निकलना स्टार्ट हो जाता है। वो जो किसी भी नुकीले मतलब छिद्र से, बहुत छोटा क्या बोल सकते हैं, बहुत छोटा छिद्र से जब कहीं से एयर लीक होता है, तो वो लीक होने का जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विसरण। तो यहां भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि वनस्पति झिल्ली, हम क्या बताया आपको कि वनस्पति जंतु झिल्ली जो है काफी ज्यादा छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, उससे अगर नमक, चीनी या यूरिया का घोल का कण अगर पार कर जाता है तो उसको ही बोलते हैं हम लोग विसरण होना। ठीक है, तो इसी को क्या बोला ग्राम्स, वो बोला कि ये क्या है होगा, कोलॉइड होगा। मतलब ये है कि वो नमक, चीनी या फिर यूरिया का विलयन अगर जंतु, वनस्पति या झिल्ली से क्या होता है, विसरित हो जाता है, मतलब आर पार हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉइड कहते हैं। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि कुछ रवेदार पदार्थों के विलयन जैसे गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, ठीक है, झिल्ली से बहुत ही धीमी गति से अथवा विसरित न होने के कारण, ठीक है, कोलाइड का है। मतलब इसको क्या बोला है, कोलाइड किसको कहा, कोलाइड बोला ये कि वैसा आप सॉल्यूशन लीजिए, वैसा विलयन लीजिए, वैसा मतलब काफी गाढ़ा सॉल्यूशन लीजिए जो क्या हो, जंतु या फिर पौधा का जो मेम्ब्रेन होगा, वनस्पति का जो मेम्ब्रेन होगा, मतलब झिल्ली जो होगा, उससे क्या होगा, पार तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। बहुत धीरे धीरे कब होगा, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप छांकना लीजिए, चाय छांकने वाला जानते होंगे, उसमें एक बार पानी डालिए और एक बार जो है आप उसमें गोंद डाल दीजिए। गोंद, गोंद मतलब समझ रहे हैं ना, गोंद को हम लोग डालते हैं तो कौन पहले निकलेगा, पहले तो पानी बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग गोंद लेते हैं तो क्या होगा, जल्दी से आर पार नहीं होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे से पार होगा। तो यहाँ गोंद का बात कर रहा है कि गोंद जो हम लोग लेते हैं उससे वो क्या होगा, धीरे धीरे विसरित होगा। किससे, ये जंतु या फिर वनस्पति झिल्ली से। यहां तक आया समझ में। और ये जो धीरे धीरे विसरित होने वाला होता है, इसी का वो नाम दिया वो कोलॉइड, जिसको ग्रीक भाषा में बोला जाता है कोलॉइड। और ग्रीक भाषा का 2 शब्द से कोलॉइड का निर्माण हुआ है। एक होता है कोला, कोला मतलब होता है गोंद, और इडोस का मतलब होता है समान, मतलब गोंद के समान सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोलॉइड कहते हैं। गोंद के समान मतलब क्या, काफी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलॉइड कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि ये जो कोलॉइड को जो है, इसके कणों के व्यास के आधार पर, मतलब इसका कण का आकार कोलॉइड का कितना बड़का है कितना छोटा है, इसके आधार पर जो है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। किसको बांटा गया 3 पार्ट में, ये बांटा गया कोलॉइड को। कोलॉइड को कितना भाग में बांटा गया है, कोलॉइड को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। पहला है हम लोग का वास्तविक विलयन, दूसरा है हम लोग का कोलॉइडी विलयन, और तीसरा है हम लोग का निलंबन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ध्यान रखिएगा, कोलॉइडी विलयन कितना, कोलॉइड कितना प्रकार का होता है, तो कोलॉइड 3 प्रकार का होता है। पहला ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये 3 प्रकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, कि ट्रू सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं किसको है। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, सच्चा सॉल्यूशन। सच्चा सॉल्यूशन मतलब क्या, वास्तविक विलयन। इन जनरल शब्दों में आप समझिए इसको कि वास्तविक विलयन क्या होता है, या फिर आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, और सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग 3 सॉल्यूशन लेते हैं, पहला, दूसरा और एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, तीसरा। ठीक है, 3 सॉल्यूशन लेते हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हम लोग का, ये सेकंड ले लेते हैं, और ये थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए, 3 सॉल्यूशन लिए, और ये 3 सॉल्यूशन में हम लोग किसको कहें सस्पेंशन, किसको कहें हम लोग ट्रू सॉल्यूशन, और किसको कहें हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो समझिए यहां बात को। एक बार क्या करते हैं इसमें, या तो हम लोग चीनी मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं। पहला वाला सॉल्यूशन में पानी लेते हैं इसमें। ठीक, पहला सॉल्यूशन में पानी लिए हम लोग, पानी में क्या किए, या तो चीनी को मिला दिए या नमक, दोनों में से आप किसी एक चीज को मिला करके इसका घोल बना लिए हम लोग। ठीक है, दूसरा क्या किए, इसमें हम लोग बालू डाल दिए। क्या डाल दिए इसमें, बालू डाल दिए दूसरा वाले सॉल्यूशन में।
ठीक। लेकिन तीसरा वाला सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिए, गए रोड पर, गांव का रोड में, उसमें कच्ची रोड था, उसमें धूल सा था, मिट्टी वाला धूल समझते हैं ना, मिट्टी वाला धूल था, धूल लाए और धूल ला करके इसमें डाल दिए। ठीक है, और धूल डालने के बाद जो है तीनों जो है अलग प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा। आप देखिए कैसा सॉल्यूशन बनेगा आपको बताते हैं। देखिए पहला सॉल्यूशन में आपको फीलिंग आएगा ऐसा कि जो आप चीनी और नमक मिलाए, अगर आप देखते हैं इसको तो आपको आर पार पूरा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं, क्या घुला हुआ है, चीनी घुला हुआ है या फिर नमक घुला हुआ है, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या घुला हुआ है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट के रूप में आप क्या घुला हुआ है सॉल्यूशन में, और कौन कौन सा जो है उसमें पार्टिकल प्रेजेंस है, मतलब कौन कौन सा ये क्या बोलते हैं कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंस है, ये आप अगर फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं देख करके, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन है। ये कौन सा सॉल्यूशन है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको आंख से देख करके पूरा क्लियर पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या डिजोल्व कराया है, बालू को मिला है, क्या हम लोग बालू को अगर मिला दे पानी में, क्या आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आपको पेंदी में इसका जरूर देखने मिल जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या, निलंबन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। आया समझ में। और बीच का जो इसका होगा, मतलब आप इसमें क्या किए हैं, आप धूल मिलाए हैं, धूल मिलाने से क्या होगा, कीचड़ जैसा इसमें सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, कीचड़ जैसा सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब आप इसके, जो हम आपको क्या बता रहे हैं कि धूल मिलाना है, लेकिन यहाँ हम लोग धूल नहीं मिलाते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम लोग काफी ज्यादा व्यास वाला क्या करते हैं, ज्यादा आकार का पार्टिकल को क्या करते हैं हम लोग डिसॉल्व कराते हैं। तो इससे क्या होता है, गोंद के तरह का निर्माण होता है, गोंद के तरह का सॉल्यूशन बनता है, और इसी सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। आया क्या समझ में। इसी का हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि किसका किसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो ये आपको ध्यान में याद रखना है। पहला चीज ये क्या होता है, समांग विलयन होता है। समांग विलयन क्यों, क्योंकि आप किसी भी इस सॉल्यूशन में जो मिलाए हुए हैं, तो मिलाने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मिलाने के बाद ये देखने मिल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि वैसा, मतलब ये बोल सकते हैं कि पूरा सॉल्यूशन में जो है थ्रू आउट हर जगह जो है पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी जो है वो सेम है। तो वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है विलय तथा विलयन के कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है सवाल कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार जो है कितना होता है। तो यहाँ ध्यान में याद रखेंगे क्या, 1 नैनोमीटर से कितना होता है, कम होता है। 1 नैनोमीटर आप जानते होंगे 10⁻⁹ मीटर होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है, इसका कण का आकार छोटा होता है। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हम लोग का, यह जो होता है फिल्टर पेपर, चर्मपत्र तथा है ये। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ, तथा है, जंतु झिल्लियों से विसरित हो जाते हैं। मतलब ये तीनों से, अगर आप फिल्टर पेपर ले रहे हैं, चर्मपत्र ले रहे हैं, या फिर जंतु का झिल्ली ले रहे हैं, मतलब कोई मेम्ब्रेन ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा, आर पार हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इस सॉल्यूशन को, मतलब ट्रू सॉल्यूशन का जो कण होता है, उसमें जो पार्टिकल होता है, उसको आप खुली आंख या फिर सूक्ष्मदर्शी से क्या कर सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। मतलब हमको क्या बताया, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी अगर कम होता है किसी का व्यास, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर है, तो हम लोग क्या बोले हैं, उसको हम लोग आंख से देख पाए हैं क्या, बिल्कुल नहीं देख पाए। अगर आप सूक्ष्मदर्शी भी लगा दें आप, और माइक्रोस्कोप भी लगा दें, चांद को देखने वाला भी, हम लोग क्या कर सकते हैं उससे, इसको नहीं देख सकते। किसको, ट्रू सॉल्यूशन का कण को। नेक्स्ट है हम लोग का कि ये ब्राउनियन मूवमेंट प्रदर्शित नहीं करता। ये आपको अगला आगे हम लोग का टॉपिक है, ब्राउनियन मूवमेंट किसको कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ आपको याद रखना है क्या कि अब ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा भी आपको याद करना है क्या, यह टिंडल प्रभाव नहीं प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला है हम लोग का पॉइंट कि इसकी अधिशोषण क्षमता कम होती है। अगर कोई पतला सॉल्यूशन है, अगर किसी भी पदार्थ का अगर सरफेस पर जाकर के हम लोग उछल दें, जाकर के फेंक दें जाकर के, तो क्या होगा, वो अगर काफी ज्यादा पतला सॉल्यूशन होगा तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी से वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो क्या अधिशोषित होना का मतलब होता है चिपकना, ज्यादा वो चिपकेगा नहीं, ज्यादा नहीं चिपकेगा तो हम लोग क्या कहेंगे उसको कि इसका अधिशोषण क्षमता क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है हम लोग का कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब काफी ज्यादा पतला सॉल्यूशन है, जैसे जैसे दबाव डालेंगे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और अनुभार के बीच में क्या रिलेशन है, हम लोग पढ़े थे, पाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास उसका कम होगा। तो यहां तक क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको क्या बताया कि आपको क्या करना है
कि कोई सॉल्वेंट लेना है, उस सॉल्वेंट में क्या करना है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम में आपको क्या करना है, कोई ऐसा चीज को मिलाना है, ऐसे पदार्थ को मिलाना है जिससे कि सॉल्यूशन आपको कैसा मिले, काफी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो इसका पहला हम लोग बात करते हैं, ये कैसा है, विस्मांग विलयन है। मतलब आप किसी में भी अगर धूल अगर मिला दे रहे हैं, धूल को अगर मिला रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ ले रहे हैं, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप सत्तू तो पीते हैं तो वो भी ले सकते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम्पल में, कि अगर आप एक गिलास में ये लें, एक गिलास पानी लें और एक गिलास पानी में क्या करें, 2-4 चम्मच आप सत्तू को आराम से घोल दें, तो क्या होगा, काफी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन बनेगा उससे, उसको भी आप बोल सकते हैं कि ये कोलाडी विलियन है। ठीक है, तो वहां ध्यान में रखेंगे, आपको पता तो चल रहा है ना उसमें क्या आप मिक्स किया हुआ है, अगर पता चल रहा है तो उसको हम लोग क्या, कौन सा मिक्सर बोलते हैं, विस्मांग मिश्रण बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं विस्मांग सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। दूसरा है, इसके कणों का आकार लगभग 1 नैनोमीटर से क्या होता है, 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। मतलब इसका जो कण का पहला ऊपर वाला का क्या, कोलाइडल सॉरी ट्रू सॉल्यूशन का क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन का आपका कण का आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से कम होता है। लेकिन इसका कण का आकार अगर आपसे पूछता है तो इसका कण का आकार हम लोग क्या बोले हैं कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये जो है फिल्टर पेपर से विस्तृत हो जाते हैं, मतलब ये सिर्फ क्या होता है, फिल्टर पेपर से पार होता है, लेकिन चर्म पत्र या फिर जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं हो पाता है। कौन, काहे कि इसका सॉल्यूशन का क्या होता है, कण का आकार ज्यादा बड़ा होता है। फिल्टर पेपर का क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसका छिद्र है ना, इसलिए उससे क्या होता है, आसानी से पार हो जाता है। लेकिन जंतु झिल्ली सब जो होता है इसमें बहुत छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, इसलिए इससे क्या होता है, कोलाइडल कण का जो कोलाइडल जो कण होता है, कोलाडी विलयन का जो कण होता है वो सही से पार नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें को ध्यान में रखें। इसको सूक्ष्मदर्शी से अगर आप देखते हैं, मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप लगा करके देखते हैं तो उसमें जो है कण का आकार जो है आपको एक प्रकाश में बिंदु की तरह दिखाई देगा, मतलब एक ऐसा पॉइंट की तरह दिखाई देगा, ऐसा पॉइंट की तरह दिखाई देगा, ऐसा पॉइंट की तरह दिखाई देगा ये। ठीक है, अगर आप इस ऊपर से अगर माइक्रोस्कोप लगा करके सॉल्यूशन को देखते हैं तो ठीक है, एक पॉइंट की तरह आपको दिखाई देगा। अगला है कि इसकी अधिशोषण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, क्या कि आपके पास में कौन सा सॉल्यूशन है, काफी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है, काफी ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है। तो अगर हम लोग इसको किसी भी सतह पर जाकर फेंक दें तो क्या ज्यादा मात्रा में उसमें चिपक जाएगा, ज्यादा मात्रा में चिपक जाने का मतलब क्या, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका अधिशोषण क्षमता भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, इसका याद रखना है आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन हो तो उसको आप ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते, ज्यादा उस पर प्रेशर नहीं दे सकते, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूलर मास ऑटोमेटिक क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये कम होगा तो ये मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अगला टॉपिक है सस्पेंशन। क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन कौन सा है, सस्पेन है ना, चाय बनाने वाला। ठीक है, चलिए समझते हैं ये क्या है। हम लोग क्या किए थे, एग्जाम्पल जो लिए हुए थे उसमें क्या किए थे, हम लोग पानी में हम लोग बालू को मिलाए थे। पानी में जब बालू को मिलाए थे उससे जो सॉल्यूशन प्राप्त हुआ था उसको हम लोग क्या बोले थे, सस्पेंशन बोले थे। मतलब किसी सॉल्यूशन में आपको पता चल रहा था कि आप क्या क्या मिक्स किए हुए हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अगर पता चल जाता है कि कोई सॉल्यूशन में कौन कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम लोग विस्मांग मिक्सचर बोलते हैं, या फिर इसको अंग्रेजी में बोला जाता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है पॉइंट आपका कि इसके कणों का आकार जो होता है वो 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। मतलब इसका कण का जो आकार होता है, सस्पेंशन का जो कण का आकार होता है, सस्पेंशन वाले मिक्सचर का जो कण का आकार होता है, ध्यान में रखेंगे 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। अगर आपको ट्रू सॉल्यूशन का पूछता है तो बोलेंगे 1 नैनोमीटर से कम होता है। अगर आपको पूछेगा कोलाइडल सॉल्यूशन का तो हम लोग बोलेंगे 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। लेकिन अगर आपको सस्पेंशन का अगर पूछता है तो आप क्या कहेंगे, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सस्पेंशन बोलते हैं, मतलब निलंबन बोलते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का पॉइंट कि यह किसी भी इससे विस्तृत नहीं होता है। मतलब कोई भी आप चाहे फिल्टर पेपर ले लीजिए या फिर चर्म पत्र ले लीजिए या फिर कोई किसी प्रकार का अगर आप झिल्ली लेते हैं तो किसी से भी क्या होता है, ये पार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, यह आंखों से दिखाई देते हैं। अभी आपको क्या बताया कि अगर आप पानी में मिला देते हैं, क्या पानी में अगर आप बालू मिला देते हैं तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको कि आप आंख से देख सकते हैं। इसके लिए तो माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है आपका कि यह ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। मतलब इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल का। और इसमें ये आप अगला भी पॉइंट, ये दोनों पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लें, है ना,
कि यह ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा, यह टिंडल प्रभाव भी प्रदर्शित नहीं करता है। हाँ, अगला है पॉइंट हम लोग का कि इसका अधिशोषण क्षमता क्या होता है। मतलब किसी सॉल्यूशन में, किसी पानी में अगर आप बालू को फेंक मिलाए हुए हैं, बालू को सॉल्यूशन को उठा के फेंक दें किसी के सतह पर, तो क्या ज़्यादातर देर तक वो ज़्यादा मात्रा में वो चिपक के रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा, ज़्यादा मात्रा में चिपकेगा ही नहीं। और ज़्यादा मात्रा में नहीं चिपकेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका अधिशोषण क्षमता क्या होता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम, तो इसका रिलेशन क्या होता है मास के बीच में, मॉलिक्यूलर मास के बीच में। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ये घटता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इससे आगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर आप इसी वीडियो में कंप्लीट देखें और पिछला नहीं देखें तो एक बार जा करके जरूर देख लें। ठीक है, थैंक यू।